दंगल 2017 की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल का रण शुरू हो चुका है आज सुबह 8 बजे से, जब तब की 68 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनिंदर ठाकुर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ गिरिजा शंकर जी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से रविकांत हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से मोहित दुबे हैं और हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं विशाल ठाकुर। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त खबर यह भी आ रही है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर वोटिंग शुरू नहीं हुई है। क्या उसकी वजह है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तकनीकी समस्या है, चुनाव आयोग ने किस तरीके से इस मामले को लिया है। किन्नौर से ये खबर आ रही है जहां पर वोटिंग की शुरुआत नहीं हुई है। 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत होनी थी, लेकिन किन्नौर का ये पोलिंग स्टेशन नंबर 55 है जहां पर वोटिंग की शुरुआत नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि ईवीएम में तकनीकी खराबी आई है, जिसके चलते वोटिंग की अभी तक शुरुआत नहीं हो सकी है। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक लिहाज से एक बड़ी चुनौती भी है चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि यहां पर एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहां पर सिर्फ 8 वोटर हैं और एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। चुनौती बहुत ज्यादा है और क्या उससे निपटने के लिए कदम उठाए चुनाव आयोग ने? जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव आयोग ने कड़े कदम जो हैं वो उठाए हुए इन चुनावों को लेकर, क्योंकि हिमाचल अगर भौगोलिक स्थिति से देखा जाए तो पहाड़ी राज्य है पूरा का पूरा और कुछ मैदानी इलाके हैं। अगर पहाड़ी इलाके की बात करें तो किन्नौर, शिमला, आपका सिरमौर और चंबा, ये सारे के सारे जो हैं पहाड़ी इलाके हैं और यहाँ पर जो है चुनाव आयोग को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र हैं और एक स्कूल में जहाँ पर जो आसपास का स्कूल होता है वहीं पर जो है पोलिंग स्टेशन जो है बनाए गए हैं। और इस बार जो जिस तरह से प्रबंध किए गए हैं, पिछले 1 महीने से पूरी तैयारी चल रही है। और जिस तरह से कल हमने चुनाव आयोग से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं, सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, महिलाएं बूथ बनाए गए हैं। तो इस तरह की तैयारी जो है काफ़ी मशक्कत करने के बाद जो है चुनाव आयोग ने की है। और जिस तरह से अब खबरें आ रही हैं कि जो है किन्नौर में जो है एक मशीन खराब हो गई है, ईवीएम मशीन में खराबी आ गई है, तकनीकी खराबी आ गई है, तो चुनाव आयोग पहले से तैयार है। और जिस तरह से हमने चुनाव आयोग से भी बात की थी तो उन्होंने कहा कि 1-1.5 घंटे के बाद जो है वहाँ पर चुनाव प्रक्रिया जो है दोबारा शुरू हो जाएगी। तो पहाड़ी राज्य है और पहाड़ी राज्य में चुनौतियाँ काफ़ी हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने यहाँ पर काम किया है वो काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल विशाल, और आपके साथ जो मतदाता मौजूद हैं वो किस तरीके की उम्मीदें रखते हैं इस चुनाव से, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने मेहमानों पर चलते हैं। मनिंदर ठाकुर जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। इस चुनाव में कुल 337 उम्मीदवार हैं और जो आंकड़े हैं उनके हलफनामे के आधार पर उसमें बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 61 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें 31 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या इस विधानसभा चुनाव में आपराधिक मामलों की पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का मैदान में उतरना कोई मायने रखता है? मुझे लगता है कि ये कोई ख़ास मायने नहीं रखता है, क्योंकि आमतौर पे आप देखेंगे हर एक स्टेट का यही डेटा होता है। जी, तो बल्कि यहाँ कम है, यहाँ कम है। हाँ है, आपने जो आंकड़े दिए जी, उसके हिसाब से 20% है। नेशनल एवरेज 31.3% का है। और कुछ स्टेट में जो 50% कम अपराधी वहाँ पे लेकिन अगर 68 सीटों पर 61 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, तो सर चुनौती यहाँ पर भी है। हाँ, इसमें ये भी देखने की बात है कि जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, जो राजनीति में एक्टिव लोग हैं, थोड़ा दिन रह जाते हैं, ये आपराधिक मामले उन पर बन जाते हैं कई बार। चलिए माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। प्रेम कुमार धूमल क्या कुछ कह रहे हैं मतदान को लेकर, सुनवाते हैं आपको। और प्रदेश में जो हालात खराब हुए उनकी चर्चा करके लोगों को फिर से उनका विश्वास प्राप्त किया है। कोई प्रेडिक्शन देना चाहेंगे कितनी सीट्स? तो आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला अभी भी चल रहा है। दूसरी तरफ मतदान के लिए लंबी कतारें हैं मतदाताओं के बीच। एनके सिंह सर, आपसे जानना चाहूंगा, आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, और क्या इसका मतलब ये भी मान लिया जाए कि जितनी बड़ी संख्या में करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से दोनों साथ साथ चलता है। अपराध और करोड़पति बनना ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। आप अपराधी नहीं होंगे तो शायद करोड़पति बनना भी मुश्किल होगा। जी, इधर पॉलिटिक्स में अपराधीकरण जिस तरह हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हीनस क्राइम वाले आ रहे हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो 144 वायलेट करने में आ रहे हैं। मर्डर, रेप के ऐसे चार्जेस के लोग जब पॉलिटिक्स में आते हैं और जनता उनको जिताती है, 5 टर्म अगर शहाबुद्दीन बिहार में जीत सकता है तो आप समझ सकते हैं कि जनता का परसेप्शन बदलना होगा
कि क्यों आपराधिक छवि को लाते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि पॉलिटिक्स में शरीफ लोग कम ही जा रहे हैं। शरीफ का मतलब है कि उस तरह जो संजीदा लोग हों वो कम जा रहे हैं, और वो जो वैक्यूम है वो फिल कर रहे हैं ये आपराधिक छवि के लोग, क्योंकि पॉलिटिक्स में उनको मालूम है कि पैसा का रोल है, दम पावर का रोल है, मसल पावर का, तो इसलिए आपराधिक ज्यादा लोग। शंकर जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पहलू को, खासकर ये जो करोड़पति वाला पहलू है सर? यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, वो 59 ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं 68 में। भारतीय जनता पार्टी के 47 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इसको अब एक सामान्य तरीके से लिया जाना चाहिए अब तमाम मीडिया के लोगों को भी, कि अगर उम्मीदवार करोड़पति हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, भले ही राज्य में अभी भी बुनियादी मुद्दों पर वोट मांगे जाए। नहीं, सामान्य तौर पर लिया जाता है या लिया जाना होता है इसलिए क्योंकि ये पिछले कई चुनाव से हर राज्यों में या लोकसभा चुनाव में एक परंपरा बन गई है कि इस तरह के लोग आते हैं। दरअसल इसकी दिक्कत ये है कि चुनाव सुधार के लिए, चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए लगातार कोशिशें जारी है और लगातार उन कोशिशों पर पानी भी फेरा जा रहा है। चुनाव आयोग की तमाम सिफारिशों को देखेंगे तो पिछले 20-25 सालों से जितनी सिफारिशें चुनाव आयोग ने की है, केंद्र की सरकारों में, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। जो पहल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने की चुनाव सुधार के लिए, उसको भी ठीक से अंजाम देने की तरफ केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लिहाजा आज हमारे सामने कोई विकल्प नहीं बचा है कि करोड़पति प्रत्याशी हों या आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी हों, उसको हम एक सामान्य प्रक्रिया मान लें। दिक्कत दरअसल ये है कि ऐसे लोगों को चुनाव से कैसे बाहर किया जाए, इस पर विचार करने की और पहल करने की जरूरत है। राजनीतिक दलों को वो नहीं हुआ है आपके हिसाब से चुनाव सुधार को लेकर। लेकिन इस बीच हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में वोटिंग जारी है। डलहौजी में भी सुबह सुबह लोग वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। ऐसे ही एक फर्स्ट वोटर से बात की न्यूज नेशन के संवाददाता शहनवाज खान ने। हिमाचल प्रदेश का चुनावी रण शुरू हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि पोलिंग बूथ पे जो पहले वोटर हैं वो यहाँ पर अपना वोट डालने पहुँच गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि इंक भी जो है वो इनको यहाँ पर लगाई जा रही है और अपना पहला वोट यहाँ पर ये डालने वाले हैं। इस बार जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि जो भी वोटर यहाँ पर आया है वो यहाँ पर देख सकता है कि वो किसको वोट कर रहा है, क्योंकि वीपैट मशीन्स जो हैं वो यहाँ पर लगा दी गई हैं और वीपैट मशीन के ज़रिए जो भी वोटर यहाँ पर आएगा वो देख सकेगा कि किस कैंडिडेट को वो वोट दे रहा है। और ये जो वीपैट का यहाँ पर स्लिप होगा, ये यहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वीपैट मशीन का जो ये स्लिप होगा उसको भी अपने पास रखेगा। आप देख सकते हैं कि इस समय पहला वोटर जो है वो यहाँ पर वोटिंग कर रहा है और उन्होंने अपना पहला वोट जो है वो यहाँ पर दे दिया है। और लगातार अगर हम हिमाचल की बात करें तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बारी वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर चुनाव में यहाँ पर वोटिंग करने पहुँच रहे हैं। सर, आप मुझे बताइए, पहला वोट आप डाल के आए हैं तो क्या माने, किस चीज़ को देख के इस बार हिमाचल की जनता वोट करने वाली है? एक तो जो ये नई मशीन आई है वीवीपैट, बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसमें किसी वोटर को संशय नहीं रहेगा कि मैंने वोट कहाँ डाली है, क्योंकि ये जो 7 सेकंड के लिए सामने स्लिप आ रही है कि आपने कहाँ। क्या अभी जो आपने वोट डाला आपने देखा कि आपको लगा कि हाँ इसी कैंडिडेट को मैंने वोट डाला है? बिल्कुल देखा है सर, सामने स्लिप आई है, 7 सेकंड के लिए वो नज़र आई है, उसके बाद वो कट के मशीन में चली गई है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। दोनों पार्टियों को देखा है आपने, सोचा है कि क्या क्या सही है क्या गलत है, दोनों पार्टियों के बारे में सोचा है पूरा इतने दिन? बिल्कुल सोच के, हमने सब कुछ सोच के और अपना वोट कास्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वोटर हैं, इन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया। और साफ कहना है कि दोनों पार्टियों ने जिस तरह से वादे किए हैं, जिस तरह से काम किए हैं और अभी तक जितना प्रचार हुआ है, सब चीज़ों को यहाँ पर वोटर देख रहे हैं और उसी को देखकर यहाँ पर वोट डालने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, डलहौजी। तो दरअसल में यही वो मौका भी होता है जब मतदाता के पास ये ताकत होती है कि वो तय करे कि उसको किस तरीके के माननीय चाहिए, वो ये तय करे कि अगले 5 साल सूबे का भविष्य किस तरीके का होना है। लेकिन दोनों राजनीतिक दलों को उम्मीदें कहीं ज्यादा होती हैं सत्ता हासिल करने की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेम कुमार धूमल क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं, सुनाते हैं आपको। इनका कई दिनों से इंतजार था, आज वो दिन आया सौभाग्यशाली।
मतदाता अपना मत प्रकट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर जिताएंगे। क्या लगता है ये वाला जो इलेक्शन है हिमाचल की किस्मत को बदलेगा? किन इश्यूज के से लेकर आप चले हैं इस इलेक्शन में, वो पूरे होंगे आगे जाकर? हर इलेक्शन महत्वपूर्ण होता है और ये इलेक्शन तो एक ऐसी निकम्मी नालायक सरकार के खिलाफ जनादेश होगा जो हिमाचल प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। किन मुद्दों पे आप इलेक्शन लड़े हैं मेन, और आपको लगता है उन इश्यूज पे आप कांग्रेस को टेक ओवर कर पाएंगे? कानून और व्यवस्था की स्थिति पर, भ्रष्टाचार पर, माफिया राज के खिलाफ, विकास कार्य ठप पड़े हैं, प्रदेश के आर्थिक स्थिति खराब हुई है, सारे इश्यूज लेके जनता के पास गए हैं और जनता ने भारी समर्थन दिया है। एनके सिंह सर, आपसे समझने की कोशिश करेंगे 75 साल के एज फॉर्मूले बीजेपी के 75 साल के एज फॉर्मूले के बीच 73 साल के धूमल मुख्यमंत्री पद के दावेदार, क्या कुछ इसके पीछे की वजह? बड़ा अच्छा सवाल किया और अजीब विरोधाभास है। वहाँ पे एक तरफ युवा शक्ति काफ़ी तेजी से निकल रही है, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, उनकी नाराजगी है, लेकिन लीडरशिप चुनना है तो दोनों पार्टीज ने भरोसा किया। तो एक 73 साल का है, दूसरा 82 साल का है और उन्हीं को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना के आपने किया। इसका मतलब है कि आपके पास यंग लीडर्स को ग्रो कराने की क्षमता नहीं थी। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की ये दिक्कत है कि वहां पे आपने सेकेंडरी टर्शियरी रंग के जो लीडर्स होते हैं, जिनको कि आप कभी भी लाके एक अच्छा फेस बना सकते हैं, ये वहां पे नहीं किया गया। लिहाजा आपको फिर भरोसा, और वो भी तब जबकि बीजेपी का ये पॉलिसी रहा है कि नहीं, आप 75 के बाद कोई पॉलिटिशियन नहीं लेंगे, और इसी के तहत आडवाणी जी बाहर हुए। लेकिन आज आपकी मजबूरी हो रही है कि आप भी उसी तरह का एक बूढ़ा व्यक्ति ला रहे हैं और उसकी स्वीकार्यता भी है। अनफॉर्चुनेटली वहां पे यंग लीडरशिप ग्रो ना करने की वजह से अनुराग ठाकुर को आप लाए, ऐसे ही 2-3 और भी हैं, आनंद शर्मा भी हैं कांग्रेस के, लेकिन यंग लीडरशिप वहां पे शायद मासेस में नहीं जेल कर पा रही है। लिहाजा इन बूढ़े लोगों पे ही भरोसा करना पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ गिरिजाशंकर जी, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, जो दूसरी तरफ चेहरा है वो भी 82 साल वीरभद्र सिंह, क्या वाकई यही दो चेहरे हो सकते थे हिमाचल प्रदेश के लिए, या युवा प्रतिनिधित्व मिल सकता था इस चुनाव में? नहीं, युवा प्रतिनिधित्व इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसकी प्रोसेस ही पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू नहीं की। आप देखेंगे कि लगभग 20 साल पहले, 25 साल पहले पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई और उसको संविधान संशोधन के जरिए मैंडेटरी किया गया। यदि उस पंचायती राज और व्यवस्था और स्थानीय शासन की व्यवस्था के तहत नए जो वहाँ से पंच सरपंच चुन के आ रहे हैं, यदि उस नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाता तो आज वो संकट दोनों पार्टियों के सामने नहीं होता कि आपको 75 साल और 80 साल के नेताओं पर आश्रित होना पड़े। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नई लीडरशिप को उभरने की जो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को ही जारी नहीं की, और लिहाजा आज दोनों ही पार्टियों को ऐसे नेताओं के सामने सरेंडर करना पड़ रहा है जो उम्र के लिहाज से काफी अरसा गुजर गया उनको। लेकिन राजनीति में आज उनका जनाधार बना हुआ है, ये बड़ी बात है। यदि इतने लंबे समय तक राजनीति करते हुए इस उम्र दराज में होने के बाद यदि उनका जनाधार बना हुआ है तो ये एक बड़ी बात है। लेकिन ये उनके लिए बड़ी बात है। लेकिन सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मोहित दुबे के पास। मोहित कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद है। मोहित, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस में राज्य इकाई में जब कलह की खबरें आ रही हों, ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए कि वो अपने कार्यकर्ताओं से कहे कि मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन तक ले जाओ वोट डलवाने के लिए? देखिए, इन चुनौतियों के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी है और कांग्रेस की कोशिश है कि इस चुनाव को जीता जाए, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ 6 राज्यों में उसकी सरकार अभी तक बनी हुई है और 6 राज्यों में सत्ता बचाने की एक बड़ी चुनौती तो है ही है। साथ ही साथ लोकसभा का ये सेमीफाइनल भी माना जा रहा है कि जो यहाँ पर जीतेगा लोकसभा की राह उसके लिए आसान होगी। वीवीपैट की अगर बात कर ले तो 11,050 के आसपास वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है। पहली बार पर्ची निकल रही है इसमें गोवा के बाद, और उन पर्चियों की रैंडम तौर पर आपको बताएं कि 2 बूथों को चुना जाएगा प्रत्येक विधानसभा में से, और वहां पर गिनती उसकी होगी ताकि पारदर्शिता की लगातार जो बात हो रही थी, लगातार जो विश्वसनीयता की बात हो रही थी, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर चुनाव आयोग ने एक कदम उठाया है। लेकिन दूसरी ओर अगर मुद्दों की बात कर ले तो जीएसटी के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में है। जी बिल्कुल रविकांत, यही सवाल मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन जो कैडर होता है पार्टी का, उसकी भी जिम्मेदारी कहीं अहम होती है कि कैसे वो तमाम चीजों को संभाले पोलिंग स्टेशन पर, बूथ पर। बीजेपी की क्या रणनीति?
देखिए, हिमाचल बीजेपी के लिए कितना अहम है इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के सभी बड़े मंत्रियों को हिमाचल चुनाव में लगाया। खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां बहुत रैलियां की, प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला। और इसकी तुलना में अगर कांग्रेस पार्टी को देखें तो कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ वीरभद्र सिंह के भरोसे पूरे इस चुनाव को छोड़ा है। उनकी तुलना में बीजेपी अपनी कैडर को ये कह रही है कि वो पोलिंग बूथ तक जाएं। तो आप कह रहे हैं रविकांत कि बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको कहीं ज्यादा उत्साहित करके रखा है, ज्यादा उम्मीदें बांध कर रखी हैं। लगातार दंगल 2017 की विशेष कवरेज जारी है। तुरंत हाजिर होते हैं।